हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट का मैं बिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक और वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले 9 अगस्त 2021 की शिफ्ट 3 और 10 अगस्त 2021 की शिफ्ट 1 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2020 एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी SSC से जुड़े सभी एग्जाम्स, CGL प्री मेंस, CPO, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, GD, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सिलेक्शन पोस्ट, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी वाली दोनों में स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था, मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था, और मैं पहली अटेम्प्ट में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ, यानी कि CGL 19 में, और मेरा ऑल इंडिया रैंक है 1115। और इससे पहले मैं आपको CHSL 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन की 13 वीडियोज़ प्रोवाइड कर चुका हूँ। इस वीडियो के बाद आपकी 4 वीडियोस और रह जाएंगी, और उससे भी पहले मैं आपको CGL 2019, CGL 2020, CPO 2019, CPO 2020, CHSL 2019 के क्वेश्चंस करा चुका हूँ, और कुछ चैप्टर भी आपको करा चुका हूँ। सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। और CHSL 2020 के हमें मैथ्स के क्वेश्चन जो थे वो 20 मई तक ख़त्म करने थे, तो आज 21 मई है और मुझे 2 दिन के लिए कहीं जाना पड़ गया था। मैं बहुत ही एक बेहतरीन टीचर से मिल के आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन इंसान से मिल के आया हूँ। जल्द ही आपको यूट्यूब पे पता चल जाएगी ये चीज़ कि मैं किससे मिल के आया हूँ, तो अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता, और जल्द ही वो आपके सामने होगा। बहुत जल्द से जल्द वो चीज़ आपके सामने होगी, ठीक है। और 20 मई को हमें ये सीरीज़ ख़त्म करनी थी, और 2 दिन के लिए मैं बीच में हो गया था आउट, बताया आपको, अभी मिल के आया हूँ। तो 2 दिन और लगेंगे, मतलब 22 मई तक ये कंप्लीट हो जाएगी सीरीज़ आपकी। आज 21 है, 21 के बाद 22, और इसके बाद 4 ही वीडियोस बची हैं आपकी। तो वो मैं कल रात तक आपकी सभी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँगा, ठीक है। यानी कि संडे की रात तक, 22 मई की रात तक सब कुछ आपको, मतलब SSC CHSL 2020 के सभी क्वेश्चंस आपको मिल चुके होंगे कल रात, ठीक है। और रिज़ल्ट आने में मैंने एक फैमिली रिएक्शन का वीडियो बनाया था। इस वीडियो को कंप्लीट करके एक बार वो वीडियो देख लेना, बहुत मेहनत से बनाया था। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड, रिलेटिव, नोन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, ताकि जो भी वीडियो मैं प्रिपरेशन के लिए लेके आऊँ वो किसी से मिस ना हो। जो भी सीरियस एस्पिरेंट हो, एक बार चैनल से जो ज़रूर आप गो थ्रू होना। बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, कोई फालतू बात नहीं, कोई फालतू चीज़ नहीं। यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट और क्वेश्चंस ही डिस्कस किए जाते हैं मैथ्स के, ठीक है। और ये हमारे कुछ लिंक हैं, आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो मैं आपको मैथमेटिक्स का एक फ्री में कोर्स करा रहा हूँ वो आप अवेलेबल कर सकें। और 2019-2020 के मैंने CHSL CGL CPO के क्वेश्चंस कराए हैं। 2021 से मैं SSC से जुड़े सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको कराया करूँगा। ईमेल ID है, व्हाट्सएप नंबर है, किसी को कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हो तो आई एम रेडी टू हेल्प, नो इश्यूज एट ऑल। आपको बोला गया है कि A बायज एन आर्टिकल। A एक आर्टिकल खरीदता है जिसकी कॉस्ट उसको 900 रुपये पड़ती है, वो B को बेच देता है 25% प्रॉफिट पे। B जो है C को बेच देता है, जो कि यानी कि C जो है 1350 रुपये में 10% लॉस कमा के जो है आगे बेच देता है। तो आपने माना क्या कि एक बंदा A है, एक बंदा B है, एक बंदा C है, और C ने जिसको बेचा आप उसको D मान लो, ठीक है। C ने जिसको बेचा आप उसको D मान लो। आपने देखा कि A ने जो है वो कितने का खरीदा, आपने देखा A ने जो है वो 900 का खरीदा, मतलब A का कॉस्ट प्राइस जो है वो आपको कितना मिल गया, 900। अब A ने खरीदा 900 का, उसने B को बेच दिया आगे कितने में, 25% प्रॉफिट में। तो आपने देखा कि 900 जो है अपने आप में 100% है, 25% वैल्यू जो है ऊपर करके बेच दिया। या फिर सेलिंग प्राइस ऑफ A जो आएगा वो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना, 25। तो आपने देखा कि ये क्या लिखा है, 9 इंटू 125। तो 9 इंटू 125 कितना होता है, 25 निम कितना होगा, 225, और फिर 11। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 1125 आ जाएगा। मतलब B ने
1125 में खरीदा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ए ने बी को 1125 में बेचा। ठीक है, आपको बोला गया आगे कि बी ने जो है वो आर्टिकल सी को बेच दिया। हु सेल्स, मतलब सी ने जो है फिर आगे बेचा उसको 1350 पे। तो सी ने जो है वो 1350 पे बेचा किसको? डी को। आपने मान लिया कि सी ने जिसको बेचा वो डी है, तो सी ने डी को कितने में बेच दिया? 1350 पे, और उसने नुकसान कितना कमाया? 10% कमाया। अब आपने देखा कि सी का सेलिंग प्राइस कितना है? 1350। आपने देखा सी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1350। तो आप यहाँ से सी का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सी यानी कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ बी है वो आपके पास कितना आ जाएगा? आपने देखा कॉस्ट प्राइस ऑफ सी कितना आ जाएगा आपके पास? सेलिंग प्राइस ऑफ सी इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो आपने देखा सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है? 1350। लॉस कितना? लॉस जो है आपके पास 10% है। तो आपने देखा ये 100 बाई 90, 100 बाई 90 कितना होता है? 10 बाई 9। तो आपने देखा 9 जो है यहाँ पे कितने पे काटेगा इसको? 150 पे। तो आपने देखा 150 इंटू 10 कितना हो गया? 1500। यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ बी या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ सी जो है वो आपके पास कितना आ गया? 1500 आ गया। अब आपको बताना है कि प्रॉफिट जो है बी ने कितना कमाया। आपने देखा ये बी का क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। ये बी का क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो आपने देखा कि प्रॉफिट कमाया कितना? आपने देखा कि 1125 पे चीज़ खरीदी, 1500 पे बेच दी, तो लाभ कितने का हो गया? 375। लाभ प्रतिशत कमाते किस पे है? कॉस्ट प्राइस पे। सो 375 बाय कॉस्ट प्राइस कितना? 1125 इंटू 100%। तो ये 100 बाई 3 यानी कि 33.33% आ गया। तो 33% जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको राउंड ऑफ में पूछा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया? आपने इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको थीटा निकालना है। आपको क्या है? थीटा निकालना है। तो आपने क्या किया? 3 थीटा को ए माना, कॉस थीटा को बी माना। फिर आपने देखा ये क्या लिखा है? कॉस बी साइन ए। तो आपने देखा ये लिखा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी, सॉरी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, आपने क्या किया? 3 थीटा को ए मान लिया, थीटा को जो है बी मान लिया। तो आपने देखा ये क्या लिखा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है? साइन ए माइनस बी। ए किसको माना? थीटा को। 3 थीटा को, सॉरी बी किसको माना? थीटा को। तो साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 3 थीटा माइनस थीटा की वैल्यू आपको कितने की बना है? 1/2। 1/2 जो होता है वो साइन कितने पे होता है? 30 डिग्री पे होता है। तो आपने देखा 2 थीटा की वैल्यू 30 हो गई, तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 15 डिग्री। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है x/y जो है वो 4/5 में है। तो आप x की जगह 4 पुट करो, y की जगह आप 5 पुट करो। ठीक है, तो आपने देखा 8 4 जा 32, 6 5 जा 30। तो 32 में से 30 गया, 2 बचा, 9 चौक 36, 7 पंजे 35, 1 बचा। तो 2/1 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है कि cos थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। तो आप देख सकते हैं क्या कि cos 8 डिग्री जो होगा वो साइन 90 माइनस 8 यानी कि कितना हो जाएगा? साइन 82। cos 24 जो होगा वो कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस 24 यानी कि साइन 66। cos 60 को आप एज इट इज लिख लो। फिर आपने देखा cos 66 जो होगा वो क्या होगा? साइन 90 माइनस 66 यानी कि साइन 24। फिर आपने देखा cos 82 क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 82 यानी कि साइन 8 हो जाएगा। और नीचे आपके पास साइन 82 लिखा है, साइन 66 लिखा है, साइन 60 लिखा है, साइन 8 लिखा है, साइन 24 लिखा है। अब आपने देखा साइन 8 से साइन 8 गया, साइन 24 से साइन 24, साइन 66, साइन 82। अब आप सोचोगे क्या, कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत जल्दबाजी में होंगे, वो देखेंगे क्या कि सबसे सब कट रहा है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट रहे हैं आपस में, तो गलती से वो क्या करेंगे? वो इन दोनों का भी काट देंगे। हरगिज मत काट देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 जो है वो cos 30 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे cos 60 बाई साइन 60 आपके पास बचा, जो कि कितना होता है? cot 60। cot 60 की वैल्यू होती कितनी है? 1/√3। 1/√3 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला 2 ट्रेन है जिनकी लेंथ आपको गिवन है। ठीक है, बोला आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन जा रही हैं। अब आपको पता है कि 2 ट्रेन जा रही हैं, 2 ट्रेन मोशन में है, तो रिलेटिव स्पीड आएगी। अब सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड आपस में एक दूसरे की माइनस हो जाएगी, मतलब दोनों की स्पीड का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, जो कि रिलेटिव स्पीड की वैल्यू होगी। आपको बोला है कि टाइम बताना है कि कब एक दूसरे को वो क्रॉस कर जाएंगी। स्पीड ऑफ एक्स आपको गिवन है, स्पीड ऑफ वाई। तो आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पर जब ट्रेन का क्वेश्चन हो तो आपको पता है लेंथ काउंट करता है, मतलब डिस्टेंस की जगह जो है वो आपकी लेंथ आती है। तो आपने देखा कि लेंथ जो है
ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई दोनों की, और स्पीड जो है वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी क्योंकि दो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। तो आपने देखा स्पीड ऑफ ग्रेटर स्पीड किसकी है, वाई ट्रेन की, तो आपने देखा स्पीड ऑफ वाई माइनस स्पीड ऑफ एक्स आपने कर दिया। तो आपने देखा लेंथ जो है ट्रेन एक्स की वो कितनी है 450, ट्रेन वाई की लेंथ कितनी है 550, और स्पीड ऑफ ट्रेन वाई कितना 86, स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स कितना 58। अब आपने देखा कि टाइम जो है वो आपने ऑप्शन में देखा कि सेकंड में गिवन है, ठीक है। ऊपर क्या है आपके पास, ऊपर जो है वो मीटर में है, मतलब आपने लेंथ ऑफ ट्रेन देखी दोनों की 450 मीटर 550 मीटर, तो दोनों जो है वो मीटर में है। तो आपने देखा नीचे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आ रहा है, आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो आपने क्या किया, अब आपके पास यूनिट क्या आ गई स्पीड की, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपने देखा ऊपर तो आपके पास कितना आ गया 1000, नीचे जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, आपने देखा 28 इंटू 5/18। फिर आपने देखा कि अगर ये 2 पे मैं काट दूं तो ये कितना आ गया 9/14, और फिर आपने देखा कि अगर मैं फिर 2 पे काटूं तो ये 500 पे कटेगा, और फिर मैं 5 पे काटूं तो ये 100 पे कटेगा। तो आपने देखा कि 900/7 आ गया, ठीक है। अब 900/7 की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 128.57 सेकेंड। तो 128.6 के आसपास होगा ये, तो राउंड ऑफ करके 128.6 आ जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, आपको डिस्काउंट परसेंटेज, आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, आपको मार्क प्राइस निकालना है। देखो ये क्वेश्चन तो CHSL 2019 की हर शिफ्ट में पूछा गया था, हर सेशन में आपको ये कराया है, और जो CHSL 2020 के क्वेश्चन है उसमें भी चौथी बार ये पूछा जा रहा है, इससे पहले 3 बार करा चुका हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी मैं आपको अब से पहले मतलब मैं मानता हूँ 6-7 बार इसी सीरीज में हो चुका है, ठीक है। तो दोबारा कर लेते हैं। देखो आपने देखा क्या कि 3 वेरिएबल है ABC, 2 इक्वेशन आपको गिवन है, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं, अगर उसको 3 वेरिएबल को सॉल्व कराना था तो उसको 3 इक्वेशन देनी चाहिए थी, तभी जाके 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल सॉल्व होते हैं, 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व होते हैं। तो उसने आपसे 3 इक्वेशन दे के 3 वेरिएबल सॉल्व उसको कराने चाहिए थे, पर उसने क्या किया, उसने 3 वेरिएबल दे दिए पर 2 इक्वेशन दी। आप क्या करो, तीसरे वेरिएबल को 0 मान लो। अब आपके पास क्या हो जाएगा कि 2 इक्वेशन हो जाएंगी। आपने क्या किया, C की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो आपने देखा A² + B² 576, और फिर यहाँ पे C0, यहाँ पे भी C0, तो आपने देखा AB बचा, AB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 50, ठीक है। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आपके पास रह गए। तो आपने देखा कि आपको बताना क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A + B + C, C तो 0 मान लिया, मतलब आपको A + B की वैल्यू बतानी है। तो आपने देखा A + B का होल स्क्वायर होता कितना है, A² + B² + 2AB, A² + B² की वैल्यू कितनी 576, 2AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 50 100, 576 में 100 जोड़े तो कितना हो गया 676। तो A + B का होल स्क्वायर कितना हो गया 676, A + B कितना हो जाएगा ±√676, और 676 का अंडर रूट कितना होता है 26। अब 2 वैल्यू पॉसिबल है और ±26 ऑप्शन में गिवन है, पर आप लास्ट में एक और चीज़ पढ़ रहे हैं कि A + B + C, यानी कि C को अगर 0 पुट करो तो A + B जो है वो <0 होना चाहिए, मतलब नेगेटिव में होना चाहिए। तो प्लस वाला ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, -26 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपने देखा 8 और 4 को अगर मैं डिवाइड करूं, मतलब 8 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा 2, 25 और 2 कितना हो गया आपके पास 27 हो गया। फिर आपने देखा कि ये कितना हो गया 8/20, 25 × 8/20 कितना होता है, सॉरी पहले आपको क्या है, पहले आपको ऑफ सॉल्व करना है ना, ओके ठीक है। तो आपने देखा 25 ऑफ 8, तो 25 × 8 कितना होता है 200, 200 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूं तो 10 आएगा, 25 + 10, और 5 जा कितना हो जाएगा आपके पास 25, और 125 को 125 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 25 × 5 कितना 125, ठीक है। तो आपने देखा 27 माइनस हो जाएगा, तो आपने देखा 25 और 9 कितना 34, 27 में से 34 गया, और 125 जो है वो आपने, अच्छा ये तो बाद में ऐड होगा ना, ये ब्रैकेट के बाहर है, और फिर आपने इसको 28 से डिवाइड कर दिया, तो आपने देखा -7 आया। तो 28 डिवाइड बाय -7 प्लस 125, तो ये कितना आ गया -4, 125 - 4 कितना होगा 121, करेक्ट आंसर।
अब ये वाला क्वेश्चन है, साइन बी की आपको वैल्यू गिवन है कितनी, 9/41। तो आपको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है कि 9, 40 और 41 का एक ट्रिपलेट होता है, जिसमें तो हाइपोटेन्यूज अगर 41 हो गया, परपेंडिकुलर अगर 9 हो गया, तो बेस आपके पास कितना हो जाएगा, 40। आपको कॉट भी बताना है। कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना, 40, परपेंडिकुलर कितना, 9। 40/9 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज इसी सीरीज में पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। देखो मैं बता तो देता हूँ, पर ये क्वेश्चन आपको खुद करने चाहिए। आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर + 4ab, ठीक है। तो आपने देखा कि a की वैल्यू मैंने क्या मानी, a की वैल्यू मैंने 3x मानी, b की वैल्यू मैंने y मानी। तो आपने देखा कि 3x - y का जो होल स्क्वायर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 4, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y, और 3x + y का होल स्क्वायर। तो आपने देखा 3x + y की वैल्यू कितनी, 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441, और ये कितना हो गया, 4 × 12, 12xy। तो 12 × 9, ये कितना हो गया, 3x - y का होल स्क्वायर। तो 144 में से 108 गया, तो कितना आ गया आपके पास, 36। तो 3x - y के स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 36। 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर। तो आपने देखा 3x - y की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है ना, आपको सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ। आपने देखा, आपको बोला है इन व्हाट टाइम, टाइम आपको बताना है, प्रिंसिपल आपको गिवन है, अमाउंट आपको गिवन है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो आपने देखा कि पहले तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपने देखा 1,48,877 को आपने 1,25,000 से जब माइनस किया, तो आपने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपके पास कितना आ गया, 23,877। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली है, रेट कितना है, पर एनम पे आपको रेट दिया, मतलब 1 साल यानी कि 12 महीने का आपको रेट कितना दिया है, 12%। हाफ ईयरली आपको बोला है, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ के हिसाब से बात कर रहा है। तो आपने देखा अगर हाफ ईयरली पूरे साल का रेट अगर 12% है, तो हाफ ईयरली यानी आधे साल का रेट कितना हो जाएगा, आपने देखा आधे साल का जो रेट है वो कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल जो है वो आपका कितना आ गया, 1,25,000, ठीक है। रेट आपके पास कितना आ गया, 6%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का। तो आपने यहाँ पे क्या चीज़ चेक करनी है, आपने देखना है कि 6 मंथ करके अब आप क्या निकाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि आपको बोला क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर आपने सॉल्व करना शुरू किया, आपने देखा यहाँ पे क्या कि आपके पास जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 23,870। रेट आपका कितना हो गया हाफ ईयरली के हिसाब से, 6%। आपने देखा प्रिंसिपल कितना है, 1,25,000। 1,25,000 का अगर मैं 6% निकालूं, यानी कि प्रिंसिपल पे अगर मैं ब्याज निकालूं, तो मेरा ब्याज कितना आ जाएगा, आपको पता है कि 1,25,000 का 6% कितना होता है, 7,500। तो आपने देखा पहले 6 महीने का जो ब्याज है वो कितना है, 7,500। अगले 6 महीने जो है प्रिंसिपल पे तो ब्याज होगा ही होगा, ब्याज पे ब्याज होगा। तो आपने देखा ये 7,500 प्लस कुछ है, ठीक है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 23,877। फिर आपने एक और चीज़ देखी, ऑप्शन देखा आपने, 1 साल गिवन है और यहाँ पे आपके पास 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। 6 महीने देख के आपने देखा 7,500 में 7,500 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 15,000। 15,000 से ना बहुत ज़्यादा दूर है क्या, 23,877। फिर आपने देखा अगला ऑप्शन क्या अवेलेबल है, फिर ऑप्शन आपका अवेलेबल है कितना, 1.5 साल, फिर 2.5 साल अवेलेबल है, फिर 3 साल। तो आपने देखा कि अगले 6 महीने का मैं दोबारा देखूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7,500, और फिर कुछ आएगा आपके पास। तो आपने देखा 7,500 ये कितना आ गया, 22,500। अब 22,500 जो है वो 23,870 के बहुत ज़्यादा पास है कंपेरेटिवली टू 15,000। तो 1.5 साल आपके पास आ गया। अब आपने 1.5 साल का देख लिया, अब 6 महीने का और देख लो, तो आपने देखा 7,500 और हो जाएगा। 7,500 और कर दिया तो यहाँ पे आपने देखा कि 22,500 में आपने 7,500 जोड़ा तो आपके पास कितना आ गया, 30,000। 30,000 जो है वो 2 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 23,870। अब आपने देखा 2 साल जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2 साल का टाइम पीरियड हो जाए। तो आपने देखा 2.5 साल जो है ऑप्शन गलत, 3 साल जो है ऑप्शन गलत। अब 1.5 साल का आपको यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है जी। अब किसी को नहीं पता चल रहा हो तो वो कुछ ना करे, वो थोड़ा और सेटिस्फेक्शन अपनी कर ले, क्योंकि 22,500 के नियरेस्ट है 23,870 वैल्यू। नहीं तो आप क्या करो, 7,500 का 6% दोबारा निकालो, ठीक है।
तो आपने देखा 75 दूनी 150, 450 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि 7500 कितना हो गया आपके पास 15,000। 15,000 में आपने 450 जोड़ा तो 15,450, मतलब एक साल का जो आपका पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है वो कितना आता है 15,450। तो ये ऑप्शन भी गलत, 1.5 साल जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ये 450 हो गया, ये 900 हो जाएगा, और फिर 450 का 6% जो है वो यहाँ पे लिख लेना। उसका ब्याज जो है वो आपका टोटल मिला के आपका कितना आ जाएगा 23,877। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100T। ठीक है, तो आपने देखा प्रिंसिपल कितना है 1,25,000, अमाउंट कितनी है आपको 1,48,877 गिवन है, 1 + रेट कितना हो जाएगा आपके पास। आपने देखा पूरे साल का इंटरेस्ट ऑफ रेट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12%, तो आधे साल का कितना हो जाएगा 6%। और टाइम जो है अब की बार आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम जो है वो अब की बार आपके पास क्या लिखना पड़ेगा आपको 2T, क्योंकि ये जो T था ये 1 साल का टाइम था, आपको 6 महीने के हिसाब से अब बताना है। तो 6 महीने में एक साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे 2 बार, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ T आपको करना पड़ेगा। अब आपके यहाँ से 2T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो आपके पास 3T जो है वो 3/2 हो जाएगा ईयर, यानी कि 1:1/2 आप जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने देखा a की पावर n और b की पावर n आपको गिवन है, दोनों बार आपकी पावर सेम है और पावर जो है ऑड है। अब इसका फैक्टर जो है वो आपका क्या बन सकता है a + b। पूरा कंसेप्ट जानना हो तो मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया, एक बार देख लेना। ठीक है, तो आपने देखा इसका फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, मतलब 31 की पावर 47 + 43 की पावर 47 का जो एक फैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा a + b, यानी कि 31/43। अब इसको 37 से डिवाइड कर दो तो आपने देखा कि 31 + 43 कितना हो जाएगा आपके पास 74। 74/37 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा ए जो है किसी 1/6 काम को जो है 5 दिन में करता है, तो आपने देखा पूरे काम को कितने दिन में कर देगा 30 दिन में। फिर जो है 1/4 काम जो है वो 15 दिन में करता है, पूरे काम को कितने दिन में कर देगा 60 दिन में। ठीक है, तो आपको बताना है दोनों साथ में मिलकर अगर काम करे तो कितना टाइम में कर देगा, एक करेगा 30 में, दूसरा करेगा 60 में, तो 60/3। ये तो आसान क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। 30, 60 और 60 टोटल वर्क आपका आ जाएगा, 1 डे वर्क 2 आ जाएगा, a का b का आ जाएगा 1, 2 और 1 3। एक दिन में दोनों 3 काम करते हैं तो टोटल 60 काम है, कितना टाइम लगेगा 20 दिन लगेगा। कर लेना अपने आप, पहले भी करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन तो 7वीं 8वीं बार आ रहा है इस सीरीज़ के अंदर ही, CHSL 2020 की। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, है तो सेम ही, दोबारा करा देता हूँ। आपने देखा इन अ सर्कल 2 कॉर्ड है, तो आपने एक कॉर्ड UV मान लिया, एक कॉर्ड जो है वो WX मान लिया आपने। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ सर्कल, ये जो 2 कॉर्ड है ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को एट पॉइंट Z। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या बनता है, अगर कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट करें या एक्सटर्नली, यानी कि सर्कल के बाहर अगर इंटरसेक्ट करें या सर्कल के अंदर अगर इंटरसेक्ट करें, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे आप लोग लेंथ देख लेंगे किसकी, कॉर्ड के दोनों कोनों की। ठीक है, तो आपने देखा ZX की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो तो आपको निकालनी है। ठीक है, ZW की वैल्यू कितनी 9, ZU की वैल्यू कितनी वो आपको निकालनी है, ZV की कितनी 6 सेंटीमीटर। तो आपने देखा ZU की कितनी हो जाएगी, आपने देखा कि UV जो है वो पूरा 18 है, जिसमें से ZV जो है वो 6 है, तो ZU जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा। तो 12 6 72, तो 72 को अगर आप डिवाइड करोगे 9 से तो आपका जो आंसर है वो 8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन में बोला था पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का पैरामीटर गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड इक्वल हो। आपको बोला है बेस जो है वो 40 सेंटीमीटर है। तो आप एक चीज़ ध्यान से इस क्वेश्चन में समझेंगे क्या, कि जनरली जब भी आपको बेस बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल और उसका जो बेस बोला जाएगा, तो जनरली ऐसा माना जाता है क्या कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये दोनों साइड इक्वल होती हैं और ये बेस गिना जाता है। ठीक है, तो बेस जब भी होगा या आपको क्वेश्चन में जब भी बेस गिवन होगा तो वो मान लेना। आप कई लोग ये होंगे वो सोचेंगे क्या कि सर, क्योंकि इसमें आपको लेंथ ऑफ ईच ऑफ द अदर 2 साइड्स यहाँ पे गिवन है, तो आप इस क्वेश्चन में समझ सकते हैं कि लेंथ ऑफ ईच ऑफ अदर 2 साइड आपसे पूछा है।
और आपको ऑप्शन में एक ही वैल्यू गिवन है, मतलब दोनों साइड की एक ही लेंथ गिवन है। तो यहाँ से भी आप लोग समझ जाएंगे क्या कि जो दो साइड इक्वल है वो बेस नहीं है, मतलब उनमें से कोई भी साइड बेस नहीं है। तो बेस जो है वो तीसरी साइड है जो कि अनइक्वल साइड है, और जो दोनों साइड नहीं गिवन वो कौन सी है, दोनों साइड आपकी इक्वल साइड है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको ए मान लिया, इसको ए मान लिया, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 40 सेंटीमीटर। तो आपने देखा पैरामीटर कितना हो गया, a + a 2a + 40, और आपको गिवन कितना है 220। तो 2a की वैल्यू कितनी, 220 में से 40 गया 180, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 सेंटीमीटर। तो ईच ऑफ द अदर टू साइड्स की जो वैल्यू है वो 90 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी। आपको बोला है कि लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस जो है वो 15% मोर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कोकोनट ऑयल का जो लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस जो है वो 15% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को 100 लेट किया, आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को 100 माना, तो आपका मार्क प्राइस कितना आ गया 15% ज़्यादा है इससे। तो 100 से 15% ज़्यादा कितना, 115 हो जाएगा आपके पास। तो अब आपको बोला गया है कि एट व्हाट परसेंट लेस का क्या मतलब हुआ कि कितना डिस्काउंट दिया जाए। डिस्काउंट दिया किस पे जाएगा, मार्क प्राइस पे, ताकि उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो आपने देखा कि प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब वो क्या कहना चाहता है कि वो उसको कॉस्ट प्राइस पे बेच दे, मतलब 100 में उसने खरीदा, वो नहीं चाहता कि उसको प्रॉफिट हो, वो नहीं चाहता कि उसको लॉस हो, तो वो कितने में बेचना चाहेगा, उस चीज़ को 100 पे ही बेचना चाहेगा। जितने में खरीदा उतने में बेचेगा, ना उसको नुकसान हुआ ना उसको हानि हुई ना उसको लाभ हुआ। ठीक है ना, तो आपने देखा मार्क प्राइस इतना, बेचना कितने पे 100 पे, तो डिस्काउंट कितना दिया जाएगा। तो आपने देखा डिस्काउंट जो है वो 15 का दिया गया, किस पे, मार्क प्राइस पे निकालता है डिस्काउंट परसेंटेज। तो आपने देखा ये जो है 3 आ गया, ये 23 आ गया, तो 300/23। ठीक है, 23 जो है वो परसेंट हो गया। तो आपने देखा 23 का फैक्टर होता है एक, मतलब 23 जो है अगर किस पे जाता है 299, तो 13 इज द करेक्ट आंसर। आपको बोला था डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर साइड। अब टू परपेंडिकुलर साइड से आप लोग क्या समझे, क्या कि दोनों साइड जो आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बनाती हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी दो साइड होती हैं जो आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर बनाती हैं, मतलब आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलरली कट करती हैं या परपेंडिकुलर हो जाती हैं आपस में एक दूसरे की, कौन सी होती हैं, बेस और बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो परपेंडिकुलर साइड होती हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, वो कौन सी होती हैं, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है वो आपको गिवन है कितना, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको एरिया गिवन है, एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको गिवन है हाफ इंटू ए इंटू बी, जिसकी वैल्यू कितनी है 84। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 84 इंटू 2 यानी कि कितना 168 हो गई। ठीक है, तो आपने देखा कि b माइनस ए कितना आपके पास गिवन है 17 सेंटीमीटर, या फिर इसको आप a माइनस बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 168। अब आपको देखना है क्या कि या तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, नहीं तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो क्या कि 168 का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है 21 इंटू 8 होता है एक तो, और 21 के जो दो फैक्टर होते हैं वो क्या होता है 7 इंटू 3। तो आपने देखा कि 168 के दो फैक्टर बन सकते हैं, 3 8 24 और 7, और 24 और 7 का डिफरेंस भी 14, यानी कि a की वैल्यू 24 b की वैल्यू 7 पॉसिबल है। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप क्या करें, वही फॉर्मूला लगा दें, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाने का फ़ायदा ये है कि आपका a + b बड़ी आसानी से आ जाएगा। उसके बाद आप a माइनस बी और a + b को सॉल्व करेंगे ना, आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे क्या कि b जो होगा वो 168/a हो जाएगा, फिर b की वैल्यू 168/a पुट करें, क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर आपको क्वाड्रेटिक में भी आपको 168 का जो है वो फैक्टर सोचना पड़ेगा जो कि आपका 17 वैल्यू दे जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनने वाला है a² माइनस 17a माइनस 168। तो 168 के दो फैक्टर जो डिफरेंस दे के आपके 17 बन जाए। ठीक है, वो तो आप हिट एंड ट्रायल में भी सोच लेते हैं। अगर आप हिट एंड ट्रायल में सोच नहीं पा रहे तो आप इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व हरगिज ना करें। आपके पास a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, आपके पास a b की वैल्यू गिवन है, तो आप a + b की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो a + b का जो होल स्क्वायर है वो आपके पास कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर 4 इंटू ए बी कितना 168। तो आपने देखा 17 का स्क्वायर जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा
ठीक है, 17 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 289 और 8 चौक 32, ठीक है, तो यहाँ पे 672 आ गया। तो 289 प्लस 672 कितना हो जाएगा 961, जो कि 31 का स्क्वायर होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू जो है वो आपकी 31 आ गई। a माइनस बी की वैल्यू आपको कितनी की मैंने 17। तो आपने सॉल्व किया तो आपने देखा दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो इधर से 2a हो जाएगा, b से b गया और इधर से 48, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। a की वैल्यू अगर 24 हो गई तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, b की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। तो आपने देखा a जो है 24, b की वैल्यू 7, आपको बोला पैरामीटर बताओ, आपने देखा 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। और आप यहाँ से एक बात और समझ सकते हैं क्या, कि आपको ना ट्रिपलेट ही देखना था, मतलब ए बी की जो वैल्यू है 168, यहाँ पे आपको ट्रिपलेट ही देखना था कि कोई दो फैक्टर ऐसे जो ट्रिपलेट बनते हो आपस में, ठीक है। और 24 में से 7 गया, 17 भी आ रहा था आपका, तो आप देख सकते थे कि 24, 7 और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, क्या 25। आपको बोला है क्या कि पैरामीटर बताओ, पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो 24 और 25 और 49 में 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, पहले जो है वो आपसे क्या बोलता था, वो आपको ये बोलता था कि आपको 29 नंबर अगर गिवन है तो क्या करेगा, पहले 20 का आपको एवरेज दे देगा, फिर लास्ट के 10 का आपको एवरेज दे देगा, तो 20वां जो नंबर होगा वो 2 बार आ जाएगा, ठीक है। पहले तो वो आपसे ये चीज़ पूछ रहा था, अब उसका उल्टा पूछ रहा है। अब वो आपको क्या बोल रहा है, क्या कि 1, 2, 3, 19, 20, मतलब ये नंबर है सारे और 29 तक, ठीक है। तो अब वो आपको क्या बोल रहा है, अब वो आपको ये बोल रहा है क्या कि पहले 19 नंबर का एवरेज आपको गिवन है, उसके बाद लास्ट के 9 नंबर का आपको एवरेज गिवन है, 20वें नंबर की तो वो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। और आपको 20वां नंबर ही पूछा है कि 20वां नंबर बताओ, 20वां नंबर है क्या। कर लेते हैं, चलो सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, आपने देखा कि 29 नंबर है जिनका एवरेज कितना है 38, पहले 19 नंबर का एवरेज कितना है 34, लास्ट के 9 नंबर का एवरेज कितना है 48। अब इन दोनों नंबर में कहीं 20वां नंबर नहीं है, मतलब इन दोनों एवरेज में कहीं 20वां नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा, अगर कोई बेसिक से चलना चाहता है वो क्या करे, आपने देखा कि पहले मतलब टोटल जो 19 नंबर है, टोटल जो 19 नंबर है उनका एवरेज कितना है 38। अगर एवरेज 38 है तो टोटल वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 38 इंटू 29, ठीक है। अब ये तो हो गया टोटल, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि सम ऑफ 29 नंबर जो है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 38 इंटू 29। आपने देखा कि पहले जो 19 नंबर है उनका एवरेज कितना 34, तो 19 नंबर का जो सम है वो कितना हो जाएगा 34 इंटू 19, और लास्ट के जो 9 नंबर है उनका एवरेज है 48, तो सम ऑफ 9 नंबर जो है वो लास्ट के कितना हो जाएगा आपके पास 48 इंटू 9। अब इसमें जो नंबर है वो कितने हैं 1 + 2 + 3, मतलब 29 नंबर का इसमें जोड़ है। इसमें क्या है, पहले 19 नंबर का जोड़ है, इसमें क्या है लास्ट के 2 नंबरों का जोड़ है। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि इसमें पहले 19 नंबर भी है, 20वां नंबर भी है और लास्ट के 9 नंबर भी हैं। तो इसमें से पहले 19 नंबर अगर मैं घटाऊं और लास्ट के 9 नंबर मैं घटाऊं तो मेरे पास 20th नंबर आ जाएगा। और अगर कोई ट्रिक से करना चाहे तो आपने देखा इस 29वें नंबर के अंदर ही है 20वां नंबर, तो आपने क्या किया 29 नंबर का एवरेज देखा कितना है 38, तो 20वां नंबर जो है वो आपके पास 38 तो होगा। अब आपने देखा क्या कि पहले 19 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 34, इससे कितना कम है 4 कम है, मतलब जो 29 नंबर का एवरेज है जो कि 38 है, 19 नंबर का एवरेज कितना है 34, 4 कम है 29 नंबर के एवरेज से। तो आपने देखा ये जो 4 कम है इसकी भरपाई कौन कर रहा होगा 20वां नंबर। तो आपने देखा 4 जो है एवरेज जो है, मतलब 19 नंबर का जो एवरेज 4 है वो कौन दे रहा है 20वां नंबर। तो आपने देखा कि 20वें नंबर में ऐड कर दो, आपने देखा कि एवरेज अगर 4 कम है तो टोटल कितना कम है 4 इंटू 19, तो ये 4 इंटू 19 दे कौन रहा होगा 20वां नंबर। फिर आपने देखा 38 से 10 एवरेज ज़्यादा है लास्ट के 9 नंबर का, मतलब जिनका 10 एवरेज ज़्यादा है तो इनका 10 एवरेज जो ज़्यादा है वो खा भी गया होगा 20वां नंबर, है ना। तो आपने देखा कि खा गया तो माइनस कर दो, है ना। तो आपने देखा कि 10 एवरेज खा रहा है, कितनों का 9 का, तो टोटल कितना खा रहा है 90। तो आपने देखा कि ये कितना हो गया
38 76, ये कितना हो गया 90, 76 में से 90 गए तो कितना 14 माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा 24, 24 जो है करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब आपको गिवन है, आपको बोला मेल्ट किया गया, रिकास्ट किया गया, सिलेंडर की फॉर्म में बना लिया गया, सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस आपको गिवन है, आपको हाइट बतानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक शेप से दूसरी शेप में किसी भी फिगर को, एक शेप से दूसरी शेप में किसी भी मटेरियल को ढालेंगे तो आपको दोनों शेप का वॉल्यूम जो है वो इक्वल रखना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो गिवन नहीं है, आपको गिवन है क्या, आपको सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है 6a स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपका 4.86 गिवन है। 6 अगर इस पे काटेगा तो कितने में जाएगा 0.81, तो 0.81 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है 0.9 का स्क्वायर होता है, तो a की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी 0.9 मीटर, मतलब साइड ऑफ क्यूब जो है वो आपके पास कितनी आ गई 0.9 मीटर। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a क्यूब, यानी कि साइड ऑफ क्यूब का क्यूब हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई r स्क्वायर h। तो आपने देखा a की वैल्यू कितनी 9.9 सॉरी, तो आपने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 22/7 आपके पास आ गया। रेडियस कितनी है, रेडियस जो है सिलेंडर की वो 0.3 है, आपको हाइट बतानी है, ठीक है। तो आपने देखा ये 3 पे गया, ये 3 पे गया, तो आपने देखा 3 3 9 निम निम 81, तो 8.1 × 7/22 ये आपके पास h की वैल्यू आ गई, मतलब 56.7/22, तो ये कुछ 2 से बड़ा होगा और 2.6 ही होगा ये ऑलमोस्ट ना, 2.6 आपकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसको सॉल्व करें तो देख लेते हैं कितना आएगा, 2.58 आएगा, है ना, 2.58, जो कि राउंड ऑफ में आपका कितना हो जाएगा 2.6, तो हाइट जो है वो आपकी 2.6 आ जाएगी। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपने देखा 2x + 1/2x आपको गिवन है, आपको पूछा है 8x क्यूब। अब 8x क्यूब कब बनेगा, जब मैं 2x का क्यूब कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड क्यूब कर देना है, ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड क्यूब कर दिया, तो आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, तो आपने देखा आफ्टर क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो a क्या है 2x, a + b का क्यूब जो होता है वो क्या होता है a क्यूब, मतलब 2x का क्यूब, b क्यूब + 3a × b, और राइट हैंड साइड 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो आपने देखा 2x से 2x गया, और यहाँ पे कितना आ गया 8x क्यूब + 1/8x क्यूब, और आपने देखा 2x + 1/x की वैल्यू कितनी थी 5, तो 125, और राइट हैंड साइड में 3 × 5 = 15, तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, 110 जो है करेक्ट आंसर होगा। आपको बोला था एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम कॉलेज X and Y, ठीक है। तो आपने देखना है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट क्वालिफाइड कौन सा है ये, तो आपने देखा 1600 और 1800, इसका एवरेज आपको बताना, तो 1600 और 1800 का एवरेज क्या होगा, इनका जो बीच का नंबर है कितना 1700, ठीक है। ये जो है कितना परसेंटेज है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अपीयर्ड, तो अपीयर्ड कितने हुए सेम कॉलेजेस में से 3000 और 2000, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, बीच का नंबर 3000 और 2000 के बीच का कौन सा नंबर होगा 2500, तो आपने देखा 25 चौक 100, 68% इज द करेक्ट आंसर। आपको बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ फ्लेवर ए कौन सा ये वाला इन 2013 और 2014, तो ये 45 और 75, 45 और 75 कितना होगा 120, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, मतलब जो फ्लेवर बी है 2011 और 2012 का, तो कितना है 50 और 40 कितना 90। अब ये बताना है कि फ्लेवर बी जो 2011 और 2012 में प्रोडक्शन हुआ, वो फ्लेवर ए 2013 और 2014 के प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, ठीक है। तो आपने देखा कि पूछा गया फ्लेवर बी, पूछा किस पे है फ्लेवर ए पे,
तो 75% इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको बोला इन विच 2 ईयर वॉज द डिफरेंस ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट द सेम। ठीक है, तो आपको पेयर बताना है कि जो कौन सा पेयर ऐसा है जो अमाउंट इन्वेस्ट और सेल का डिफरेंस जो है सेम है। तो आपने देखा 2007 और 2009, तो आपने देखा 2007 में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया और जो सेल हुआ वो कितना हुआ, 220 और 400, दोनों का डिफरेंस कितना, 180। और 2007 का 2009 पे पूछा तो 750 और 1000, दोनों का डिफरेंस कितना, 250। 180 जो है 250 के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन गलत। फिर आपने 2008 और 2011 देखा, तो आपने देखा 2008 में 450 और 600, डिफरेंस कितना, 150। और 2011 1050 और 1200, डिफरेंस कितना, 150। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो इक्वल है। आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। तो आपने देखा 15 प्लस 17.5 का रेशियो आपको किसके साथ बताना है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 5 प्लस 7.5, ठीक है, तो 32.5 रेशो 12.5। तो यहाँ से पॉइंट हट गया, तो 25 पे कट जाएगा, 25 पे कट जाएगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो कितना आ जाएगा, 250 और 75, 13:5 जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अब शिफ्ट 2 के क्वेश्चन शुरू होते हैं आप लोगों के, और ये वाला क्वेश्चन वैसे आपको खुद करना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, पर चलो मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो आपने क्या किया, a को x मान लिया और 2/x को आपने b मान लिया, मतलब x को a मान लिया, 2/x को आपने b मान लिया। तो आपने देखा लिखा गया है, आपने देखा a माइनस बी क्यूब और a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, तो आपने इसको खोला तो आपने देखा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab को आप क्या लिख सकते हो, 3a² b, और माइनस a माइनस b होता है ना, तो 3ab²। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या लिखा है, 3ab a माइनस b। पहले मैंने क्या किया, 3ab को a से मल्टीप्लाई किया, फिर 3ab को माइनस 3ab को माइनस b से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, उसके बाद माइनस का a क्यूब प्लस b क्यूब, ये तो सारा ही प्लस रहता है ना। तो आपने देखा कि a क्यूब से a क्यूब जाएगा जी, माइनस b क्यूब कितना हो जाएगा, 2b क्यूब। ठीक है, और माइनस 6a² b हो जाएगा, और 3ab² से 3ab² जाएगा। तो आपने देखा कि -2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, या -2 ही कॉमन लेते हैं, चलो अंदर क्या बचा, b क्यूब प्लस 3a² b, है ना। तो आपने b की वैल्यू पुट की, b माना कितना था, 2/x का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 8/x क्यूब हो जाएगा, और 3a क्या माना, x का स्क्वायर हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, 2/x। तो आपने देखा ये तो गया, और अंदर कितना बचा, 6x, तो -2, और फिर कॉमन दोबारा 2 भी लिया जा सकता है, तो -4 अंदर क्या बचा, 4/x क्यूब प्लस 3x। तो अंदर जो है पहले तो प्लस का साइन होना चाहिए, यहाँ पे अंदर माइनस का साइन गिवन, यहाँ भी गिवन, तो ये दोनों ऑप्शन गलत। अंदर प्लस का साइन होना चाहिए, उसके बाद 3x प्लस 4/x क्यूब होना, ये ऑप्शन सही है, गलत है तो। ठीक है, आपको बोला है नलिनी का जो ब्रदर है, यंगर ब्रदर, वो 12 साल पुराना है, मतलब 12 साल ओल्ड है, यहाँ उसकी एज जो है वो 12 ईयर्स है। ठीक है, आपको नलिनी और उसके ब्रदर की जो एज का रेशो दिया है वो कितना दिया है, 7:6, और आपको नलिनी के ब्रदर का एज भी पता है कितना, 12 ईयर। तो आपने देखा रेशो आपको गिवन है दोनों की एज की, तो आपने देखा कि जो ब्रदर का रेशो है वो कितना है, 6, और ब्रदर की एज कितनी है, 12। तो 6 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 2, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। मतलब नलिनी की जो एज आई वो आपके पास कितनी आ गई, 14 साल आ गई। अब आपको बताना कि 6 साल बाद जो है एज का रेशो कितना हो जाएगा। तो आपने देखा कि 6 साल बाद जो है नलिनी की एज जो है वो 20 हो जाएगी, और उसके ब्रदर की जो एज है वो 18 हो जाएगी। तो आपने देखा 20:18, यानी कि 10:9 जो है वो उनकी एज का रेशो हो जाएगा 6 साल बाद। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, और पूछा जाना चाहिए क्वेश्चन, और आपको CHSL 2021 के भी एग्जाम में लगता है, मुझे एक आधी शिफ्ट में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है,
बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा और अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 पैरामीटर पे पूछ ले, जैसे इसमें तो 2 पैरामीटर पे पूछा है ना, मैन और वुमेन, आपको 3 पैरामीटर पे भी दे सकता है। ऐसा बोल देगा कि 10 मैन और 20 वुमेन और 15 चिल्ड्रन, ठीक है। और फिर आपको क्या बोलेगा, यहाँ पे पूछता हुआ कि 15 मैन जैसे दिया है, 15 मैन 27 वुमेन एंड आपको दे देगा कि 10 चिल्ड्रन, ठीक है। तो ऐसे करके भी आपसे पूछ सकता है। अभी 2 पे पूछा तो 2 की बात करें। सिमिलरली जो मैं आपको 2 का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो सिमिलरली एज इट इज़ आपको वो जब 3 पैरामीटर का भाई आपसे अगर पूछ लेगा, या फिर टाइम एंड वर्क में देख लेना, मैंने ये चीज़ कराई हुई है, तो आप 3 पैरामीटर वाला भी निकाल सको, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको न्यूमरेटर में जो है वो नंबर ऑफ डेज लिखने हैं, ठीक है। जो आपको डेज गिवन है कि जो 10 मैन और 15 वुमेन जितने दिन में काम कर रहे हैं ना, आपने जो डेज यूनिट है जिस कांस्टेंट की 30 की कांस्टेंट, 30 को आपने कांस्टेंट देखा यहाँ पे कि डेज जो है, सॉरी आप ऐसा देखो, क्या आपने देखा कि डेज की जो यूनिट है वो किसके साथ लगी हुई है, 30 के साथ, मतलब 30 डेज आपको गिवन है। जो डेज है ना वो आपको न्यूमरेटर में रखना है। अब डिनोमिनेटर में आपको क्या रखना है, जिन दोनों के बीच में एंड है, आपने देखा 15 और 27 वुमेन, इन दोनों के बीच में एंड है ना, तो 15 और 27 को अपना न्यूमरेटर में लिख लो, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो है वो और की वैल्यू आएगी, ठीक है। मैन के नीचे मैन, तो आपने 15 मैन, तो नीचे 10 मैन आ जाएगा, 27 वुमेन, नीचे कितना आ जाएगा 15 वुमेन, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान रखना कैसे करना है, नंबर ऑफ डेज जो है वो आपको न्यूमरेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है कि आपको फ्रैक्शन बनानी है 2, बीच में प्लस का साइन लगा देना है, ठीक है। तो आपको न्यूमरेटर में क्या लिखना है, नीचे जिनके बीच में एंड है 15 और 27, तो 15 और 27 दोनों जो है वो न्यूमरेटर में लिख दिया आपने यहाँ पे। और डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है, जिनके बीच में और है, तो मैन के नीचे मैन, वुमेन के नीचे वुमेन, तो आपने देखा 15 मैन 10 मैन 27 वुमेन 15 वुमेन। तो आपने देखा, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना 3/2, ये कितना हो गया 9/5, तो 30, और नीचे कितना 2 और 5 का एलसीएम 10, 3 पंजे 15, 18। तो आपने देखा ये आपके पास हो गया कितना 300/33, यानी कि 100/11, यानी कि आपके पास क्या हो गया 100/11। 100/11 क्या होता है, 9 से ही 1/11, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला पर्सन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। आपने देखा कि अगर उसने 25% जो है इनकम का सेव कर लिया, टोटल इनकम आपने मान ली कितनी 100%, जिसका 25% जो है सेव हो गया, तो खर्चा कितना हुआ 75%। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आपके पास कितना आ गया 3:1। अब इस क्वेश्चन को एलिगेशन से सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको बोला इनकम जो है इंक्रीजेज बाय 20%, सेविंग जो है वो उतनी है, ठीक है। तो आपने देखा कि इनकम की वैल्यू को हम बीच में लिखते हैं जब भी इसको एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, एक्सपेंडिचर यहाँ लिखा जाता है, सेविंग यहाँ। आपको बोला गया है क्या कि इनकम जो है वो 20% इंक्रीज हुई है, सेविंग जो है उतने की उतनी है, तो सेविंग जो है ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई। तो यहाँ पे जो है मतलब इस एलिगेशन पे जो है हम इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालेंगे, मतलब सॉरी हम इस एलिगेशन पे जो है वो इंक्रीमेंट की वैल्यू डालने वाले हैं। मतलब हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो इनकम है ना वो 20% से इंक्रीज हुई है, सेविंग जो है वो उतनी की उतनी है, मतलब ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई। तो यहाँ पे ना इंक्रीज ना डिक्रीज, तो आपने देखा कोई इंक्रीमेंट कोई डिक्रीमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने 0%। 0% का क्या मतलब हुआ कि 0% का इंक्रीमेंट आया या 0% का डिक्रीमेंट आया। एक्सपेंडिचर की आपको वैल्यू निकालनी है, और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है 3:1। तो आपने देखा 20 में से 0 गया कितना आएगा 20, 3 की वैल्यू अगर 20 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3। और ये वैल्यू जो है 20 से बड़ी होनी है, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है 20 से छोटी थी आपके पास, तो 20 से बड़ी वैल्यू जो है एक्सपेंडिचर की हो जाएगी। तो आपने देखा बड़ी वैल्यू करने के लिए आपको क्या करना है 20 सही 20/3, सॉरी 20 प्लस 20/3, जिसको आप क्या बोल सकते हैं कि 20 प्लस और 20/3 को क्या बोलते हैं 6 2/3, 6 सही 2/3, तो 20 में 6 2/3 आपने जोड़ा तो 26 सही 2/3 आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला कि 2 3 के 5 6 7 के एक नंबर है जो कि डिविजिबल होना चाहिए किस पे 3 पे। तो आपको पता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो आपने देखा कि 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23 हो जाएगा। तो आपने देखा 21 तक जो है मतलब 23 जो है वो क्या लिखा हुआ है 21 प्लस 2। क्यों लिखा मैंने 21 प्लस 2, क्योंकि मुझे पता है कि 21 जो है वो 3 पे चला जाएगा, आपके पास बचा कितना फाइनली 2 और के जो है वो 2 बार बचा,
ठीक है, क्योंकि 21 जो है वो तो 3 पे डिविजिबल है। अब आपको 2 में देखना है कि 2 में क्या मैं ऐड करूंगा कि 3 पे डिविजिबल हो जाए नंबर। आपने क्या रखना है, के की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो अब तो, क्योंकि 3 का डिविजिबल है। वैल्यू इवन भी हो सकती है, वैल्यू ऑड भी। तो के की वैल्यू आपने 0 रखी, के की वैल्यू 0 रखी तो कितना है आपके पास, 2 आया। के की वैल्यू आपने 1 रखी तो आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि 2 के 2 × 1 2 + 2 कितना, 4। के की वैल्यू आपने 2 रखी तो आपके पास कितना आ गया, 4 और 2 6। 6 जो है 3 पे जाता है, मतलब के की वैल्यू 2 पॉसिबल है। अब के की वैल्यू जो 2 पॉसिबल है, इसमें 3 3 का इंक्रीमेंट करते रहो, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि के की वैल्यू में अगर आप 3 का इंक्रीमेंट, ठीक है, 3 का इंक्रीमेंट करोगे तो आपके पास जो है 6 जो है एक ऐसा नंबर है जो 3 पे जाता है। तो के की वैल्यू 3 का इंक्रीमेंट करके आप देखते रहो। के की वैल्यू आपने 5 रखी, आप चाहे 3 रख लेना के की वैल्यू, चाहे 4 रख लेना, नहीं जाने वाली वो 3 पे। मतलब जब आप यहाँ पे के की वैल्यू 3 रखोगे या 4 रखोगे तो 2 + 2 × 3, 6 + 2 8, 8 जो है नहीं जाएगा। 4 रखोगे के की वैल्यू तब भी नहीं जाएगा। के की वैल्यू 5 और 5 में फिर 3 ऐड कर दो, के की वैल्यू 8। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू पे जाने वाला है, ये 2 + 2 के। तो आपने देखा के की वैल्यू आपने 5 रखी तो 2 के कितना हो जाएगा, 10 + 2 12, 12 जो है जाता है 3 पे। के की वैल्यू आपने 8 रखी, 2 के कितना हो जाएगा, 16 + 2 18। अब ये भी जो है 3 पे जाता है, मतलब के की वैल्यू जो पॉसिबल है वो कौन कौन सी पॉसिबल है, 2 5 और 8। तो 2 + 5 + 8 यानी कि 15 जो है करेक्ट आंसर होगा। आपको बोला था सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के बताओ, सम बताना है उसका। आपको बोला ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। किसका, एंगल ए का, जो बी सी को मिल रहा है डी पे। आपको बोला बी डी की आपको लेंथ गिवन है 3.6 सेंटीमीटर। आपको बोला बी सी की लेंथ आपको गिवन है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो आपने देखा सी डी की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 8 में से 3.4 गया, सॉरी 8 में से 3.6 गया तो 4.4, ये आपकी सी डी की लेंथ आ गई। आपको पता है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि ए बी बाई ए सी जो होगा वो बी डी बाई डी सी के इक्वल होगा। बी डी बाई डी सी की वैल्यू कितनी, 3/3.6 बाई 4.4। तो आपने देखा 9:11 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि डिस्काउंट अलाउ कर दिया इतने का मार्क प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस इतना आ गया। अगर वो डिस्काउंट ना देता तो उसको प्रॉफिट जो है वो 25% हो जाता। आपको सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है। तो देखा आपने देखा डिस्काउंट देने के बाद 15% आपने डिस्काउंट दिया तो आपने उसको कितने में बेचा, 425। तो आपने देखा कि मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस पे क्या हुआ कि 15% का डिस्काउंट दिया तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया कितना, 425। मतलब मार्क प्राइस की वैल्यू में 15% छोड़ा है तो बिक कितने की गई वो चीज़, 425 की। मतलब मार्क प्राइस पे 15% छोड़ने पे जो वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है, 425। यहाँ पे फॉर्मूला याद करो क्या, कि मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आपने देखा कि मार्क प्राइस की वैल्यू अपने आप में 100%, जिस पे 15% जो है वो छोड़ दिया तो वैल्यू रह कितनी गई, 100% में से 15% की छूट मिल गई तो वैल्यू कितनी रहेगी, मार्क प्राइस का 85%। इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 425। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस जो है वो 500 आ गया। आपको बोला है क्या कि अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो प्रॉफिट जो है वो 25% को होगा। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया मतलब क्या हुआ उस चीज़ का, कि मार्क प्राइस पे ही चीज़ बेची जा रही है। तो मतलब मार्क प्राइस पे ही चीज़ बेची जा रही है, मतलब जो चीज़ है अब जो बिकी है वो मार्क प्राइस यानी कि 500 रुपये बिकी है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 500 आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने देखा सेलिंग प्राइस कितना, 500, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है आपके पास, 25 है ना। तो आपने देखा 500 × 100/125, ये कितने में गया, 25 को अगर मैं देखूँ तो 4 और 5 और 5 जो है इसको, तो 100 × 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 400। 400 जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ इतने रुपए एट द एंड ऑफ 5 ईयर जो है वो इतना हो जाएगा। मतलब 5 साल का आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, 12,000 रुपये प्रिंसिपल पे, कितना, 6,000। तो 5 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 6,000 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। क्योंकि हर साल जो है वो सेम सिंपल इंटरेस्ट आना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या देखते हैं, हम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालते हैं हर साल, और हर साल का जो है वो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आना है तो हर साल का जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो आपने देखा
कि 1 साल का ब्याज कितना आ गया 1200, और आपको पता है कि अब आपको क्या बताना है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, सेम सम पे सेम रेट है, 3 साल का बताना है आपको कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो आपने देखा कि 1 साल का ब्याज कितना, सिंपल इंटरेस्ट 1200, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1 साल का सेम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो 1 साल का सेम होता है अगर आपको कंपाउंडेड एनुअली दिया हो, ठीक है। तो आपने देखा क्या कि प्रिंसिपल कितना 12,000, और पहले तो आप या फिर ऐसा कह सकते हैं क्या कि प्रिंसिपल कितना 12,000, पहले साल तो सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आना अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा, और यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल जो है वो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आता है। तो आपने देखा 1200 आ गया पहले साल का इंटरेस्ट, अब 1200 जो है वो कितना है 12,000 का, तो आपने देखा ये 1/10 है 12,000 का, तो आपने देखा कि 1200 पहली लाइन तो आपको सेम ही लिख देनी है, 1/10 यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1/10 है, या फिर 10% भी आप बोल सकते हैं। तो आपने देखा 1200 का 10% कितना हो जाएगा 120, फिर 120 का 2 गुना लिखते हैं, फिर आपने देखा 120 का 10% कितना हो जाएगा 12, अब आप इसको जोड़ दो 3600, 360 और 12, तो आपने देखा 3972 जो है वो आपके पास क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये तो सोचने का तरीका है जिस तरीके से मैंने करा है, ठीक है भाई। आप इस चीज़ को ऐसा भी सोच सकते थे, ठीक है, कि आपने देखा कि 5 साल का ब्याज कितना 6,000, 1 साल का कितना हो जाएगा 1200, पहले आपने 1200 लिखा, लाइन सेम लिख दी। अब आपने देखा 12,000 1200 का कितना है 10% है, मतलब 1200 जो है 12,000 का कितना है 10% है। फिर आपने देख लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 10% होगा, और फिर आपने 1200 का 10% ऐसे लिख दिया, ठीक है। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे क्या करते, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते, फिर यहाँ से रेट निकालते, मतलब इस फॉर्मूला से आप रेट निकालते, क्योंकि आपके टी की वैल्यू 5 गिवन है, प्रिंसिपल 12,000, सिंपल इंटरेस्ट 6,000, तो आपके पास रेट आ जाता, फिर रेट से आप सॉल्व कर सकते थे। बात एक ही है, और मैंने थोड़ा ईजी वे बताया आपको। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक आप कर लेना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार। आपको बोला गया आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, मतलब एक आर्टिकल है सर्टेन प्राइस पे बेचा जाता है, तो आपने उस सर्टेन प्राइस को यानी कि सेलिंग प्राइस को, क्योंकि बेचा जा रहा है मतलब सेलिंग प्राइस, तो आपने सेलिंग प्राइस को एक्स लेट कर लिया। आपको बोला गया अगर वो इस प्राइस के 33 ही 1/3, 33 ही 1/3 कितना होता है 33 × 3 99 + 1 100/3%, और परसेंट हटाओ तो बटे 100 आता है, तो 100/300 कितना होता है 1/3। तो मतलब अगर इसको 1/3 पे बेचा जाए, मतलब ये जो प्राइस है x इसके 1/3 पे, तो क्या होगा, नुकसान होगा कितने का 33 ही 1/3, इसको भी क्या लिखोगे आप 1/3। तो आपने देखा नुकसान कितने का हो गया 1/3 का, ठीक है। नुकसान लॉस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1/3। अब आपको पता है कि न्यूमिनेटर में वो होगा जिसकी बात हो रही है लॉस, और डिनोमिनेटर में वो होगा कि जिस पे न्यूमिनेटर निकाला जाता है। तो आपने देखा कि लॉस जो है निकाला किस पे जाता है कॉस्ट प्राइस, तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई 3, लॉस कितना 1, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा आपको पता है, सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपने देखा सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2, और सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, बेचा कितने पे था x/3 पे, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई x/3, 1 की वैल्यू जो कि लॉस की वैल्यू कितनी आ गई x/6, और अगर मैं कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x/2, ठीक है। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस आपके पास x/2 आ गया, अगर सेलिंग प्राइस आपका कितना है x है, अगर सेलिंग प्राइस x है तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया x/2। आपको बोला है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस व्हेन इट इज सोल्ड एट 40% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना माना x माना, अब x के 40% पे बेचना है, तो x का 40% वो कितना आ जाएगा आपके पास 2/5, तो x का 2/5 कितना होगा 2/5x, तो सेलिंग प्राइस आपकी बार कितना होगा 2/5x, कॉस्ट प्राइस आपने निकाला x/2, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस जो कि 2/5x हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस x/2 बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आपने देखा कि नीचे कितना आ गया 5 और 2 10, 4x माइनस 5x, और यहाँ पे x/2 100% हो गया आपके पास,
तो आपने देखा ये जो है इसको 5 पे काट रहा है और यहाँ पे इसको सॉल्व करके -x आएगा, x से x जाएगा, तो आपने देखा -1/5 इंटू 100%, ठीक है, तो -20%। अब -20% से आप क्या समझे कि हमने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया था, मतलब हमने क्या किया था, प्रॉफिट की वैल्यू निकाली थी। अब प्रॉफिट की वैल्यू नेगेटिव में आई है, मतलब उसको लॉस हुआ है, कितने का, 20% का, ठीक है ना। अगर आप कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस पहले ही कर देते तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ आ जाती, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या होता है, लॉस, लॉस पॉजिटिव में आ जाता तो लॉस ही होता, समझ रहे हो ना बात, ठीक है। अब आपने देखा कि ये 9 जो है किसका क्यूब, किसी का भी क्यूब नहीं होता, 375 आपके पास आ गया है ना। तो 9x क्यूब, अगर मुझे किसी नंबर का ये क्यूब बनाना है तो मैं 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपने देखा अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 27x क्यूब, और ये कितना 125x क्यूब लिखा है। अब ये जो होता है, ये होता है आपका 5x का होल क्यूब, और ये होता है आपके पास 3x का होल क्यूब, ठीक है। तो मतलब 3x प्लस 1/5x को सॉरी मतलब 3x प्लस 1/5x बना के आपको सॉल्व करना है इसको, तब जाके आपकी ऐसी वैल्यू आ सकती है। बनाओ, तो 3x अगर आपको बनाना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन को, ठीक है। तो आपने देखा कि 3x अगर बनाना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, और 3x से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा 3x तो आया, साथ में 3/15 यानी कि 1/5 भी आ गया। मतलब यहाँ पे जो है आपकी 1/5 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 3/15x जो होगा 1/5x हो जाएगा, और फिर 3x प्लस 5x फिर हम सॉल्व कर देंगे। लो जी, आसान बात हो गई ये तो, ठीक है। 3x तो बना, साथ में 1/5x भी बन गया आपका, क्यूब कर दो। तो आपने देखा कि 3x का क्यूब प्लस 1/5x का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1/5x और 3x प्लस 1/5x, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा ये आपके पास आ गया 27x क्यूब 1/25x क्यूब, और x से x गया 3 3 9/5, और 3x प्लस 1/5x कितना हो गया आपके पास, कितनी वैल्यू थी, 3x। ओके, यहाँ पे हल्की सी गड़बड़ है, इसको हम चेंज कर लेंगे, नो इश्यूज एट ऑल। आपने लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी करना था, यहाँ पे 9 बन गया। अब 9 का क्यूब करना है, 9 का क्यूब कितना होगा आपके पास, 729 हो जाएगा। 3x प्लस 1/5x ये कितना हो गया, 9 हो गया, 729 आ गया, है ना। तो अब आपने देखा कि 27x क्यूब प्लस 1/25x क्यूब जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 729 में से 81/5, 81/5 आपको माइनस करना है, तो 81/5 आप माइनस करो। फिर 81/5 होता क्या है, 16.2 होता है। तो आपने देखा कि ये आपके पास जो है ना वो आ जाएगा 712.8, और 712.8 को आप क्या लिख सकते हो, 7128/10, है ना। ये तो आ गई आपकी 27x क्यूब प्लस 1/25x क्यूब की वैल्यू। अब आप क्या करो, यहाँ पे डिवाइड कर दो इसको 3 से, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 9x का क्यूब प्लस 1/375x क्यूब, और अगर इधर डिवाइड किया तो आप इधर भी करो, तो आपने देखा 3 जो है इसको कितने पे काटेगा, 2376, तो आपने देखा 237.6 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपने क्या किया, आपने देखा कि ये जो है ना x स्क्वायर का क्यूब लिखा है, और ये √6y² का क्यूब लिखा है, ठीक है। तो अब इसको खोल लो आप। आपने क्या माना, आपने देखा कि x² को आपने a मान लिया, या ऐसे रहने दो, आप मानना ही छोड़ो, ठीक है, डायरेक्ट करो। आपने देखा कि x² का क्यूब माइनस √6y² का क्यूब, ठीक है। तो आपने इसको खोला तो आपने देखा पहले क्या होता है, मतलब a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। और यहाँ पे a क्या है, x²
और b जो है वो आपके पास क्या है, √6y²। तो आपने देखा कि पहले तो x² माइनस √6y² हो जाएगा आपका, और फिर इसका क्यूब करो तो x² का, सॉरी क्यूब नहीं करना, स्क्वायर करना है, तो x² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 4, √6y² का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 6y की पावर 4, और ab तो √6 x²y²। अब इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दो। आपने देखा a की वैल्यू जो है वो तो आपकी कितनी हो जाएगी, -√6, b की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, √6, और c की जो वैल्यू है वो तो 6 ही आ जाएगी। आपको बोला a² माइनस b² प्लस c² आपको बताना है, तो a कितना है, b कितना और c कितना। तो आपने देखा कि 6 माइनस 6 प्लस 36 जो है करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम पता नहीं लास्ट वीडियो में या लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं। इसमें ना बस एक चीज़ वैसे ही ऐड कर दी, AD एंड AB आर जॉइंड। ये लाइन देके आपको कंफ्यूज कर रहा है, सिर्फ कुछ भी नहीं है। सेम क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको कराया था, और मैंने आपको बताया था क्या, कि जब भी दो कोड हो, ठीक है, आपको यहाँ पे बोला है AC तो डायामीटर है, BD जो है वो कॉर्ड है। आपको पता है डायामीटर भी जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, तो आप AC को भी एक कॉर्ड माने जो कि लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, जिसको हम डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको दिया जाए क्वेश्चन में क्या, कि दो कोड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट E पे, ठीक है, और इस क्वेश्चन की तरह भी अगर आपको जैसे दे दे कि डायामीटर जो है और कोड जो है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पे, और जो ये B है और D है ये कॉर्ड का वर्टिसेस है या कॉर्ड की दोनों पॉइंट है, और A और C जो है ये भी कॉर्ड के या फिर आप डायमीटर के बोल दो पॉइंट है। तो आपको जब भी गिवन हो ना कि B और C जो है ये एंगल किस पे बना रहे हैं, सेंटर पे, A और D जो है एंगल किस पे बना रहे हैं, सेंटर पे, तो जब भी आपको बोला जाए एंगल BEC निकालो, तो याद रखना एंगल BEC जो होगा, एंगल BEC जो होगा वो एंगल AED के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन दोनों एंगल की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, हाफ। आपने देखा यहाँ पे क्या है, BC, तो BC लिख लो, AD लिख लो। पर ये वाले जो दो एंड आपको पूछा जाएगा क्या, सॉरी पूछा जाएगा छोड़ो, आपको फॉर्मूला कैसा बनाना है, आपको फॉर्मूला ऐसे बनाना है कि BC जो है, आपने देखा B और C में A और D नहीं है, तो आपने देखा कि BC आपने लिख दिया, तो क्या बचा क्या, A और D, तो आपने AD यहाँ पे लिख दिया, BC यहाँ लिख दिया, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे दोनों कोड के वो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, E, और फिर आपने क्या लिखा, हाफ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो BC यहाँ पे प्लस AD, और फिर बीच में जो है आप सेंटर डालना है, आपको सेंटर जो पॉइंट है वो डालना है। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार है। अब आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो क्या, कि अब आपका एक एंगल बनेगा एंगल AEB। अब आपको पता है एंगल AEB जो है, आपने देखा इसमें AB आ गया तो CD रह गया, तो C और D आपने यहाँ पे लिखा, फिर पॉइंट जो है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बीच में डाला। इसका फॉर्मूला आप बना सकते हो कैसे, आपने देखा A और B है, तो एंगल AOB और एंगल COD का जोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंगल BEC दे दे, BOC दे दे और AOD पूछ ले, या फिर ऐसा हो सकता है एंगल AED दे दे, एंगल AOD दे दे और एंगल BOC पूछ ले। मतलब फॉर्मूला जो है आपका बन सकता है क्या, ये और ये इसके साथ भी बन सकता है। तो तीन वैल्यूज बनेंगी, दो वैल्यू देके कोई भी तीसरी वैल्यू वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो आपको बोला एंगल BEC बताओ, तो पिछली या फिर पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। और जब भी आप ये चीज़ बनानी सीख लोगे ना, आपने देखा दो कोड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, और आपको पता है कि वो जो दो कोड के मतलब कोड के जो पॉइंट्स हैं या फिर कोड के जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस ही आप बोल लेना कि दोनों एंड पॉइंट वो जो है एंगल बना रही है सेंटर के साथ, आपको बोला कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट के साथ एंगल बनाना है। तो आपको ना इसी क्वेश्चन में, बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दूसरी बार पूछा गया है CHSL 2020 में, आगे भी ये पूछा जाने वाला है, चाहे मेंस का पेपर हो, CGL का, चाहे CGL प्री हो, CP हो, CHSL हो, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आपको ना इस जैसे क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में आपको कभी भी फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा फॉर्मूला बनाओ बैठ के अपने पास और आपका जो है आंसर तैयार है, ठीक है। फॉर्मूला बनाना आप लोग सीख लो, इस क्वेश्चन में आपको कभी भी फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एंगल बी ई सी की जो वैल्यू है, यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो एंगल ए ई डी की वैल्यू भी आप कह सकते हो कि एंगल बी ई सी की जो वैल्यू है या फिर एंगल ए ई डी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, हाफ इंटू 40 और 120 का जोड़ कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। 80 डिग्री जो है वो करेक्ट आंसर है। अब कटिंग लिखी है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, किस्मत में इसकी। आपको बोला है कि 3 ग्रुप हैं, मेल फीमेल और चिल्ड्रन के, 20 मेल है। आपको बोला है कि मेल जो है वो कितने हैं, 20 है। आपको बोला है फीमेल और मेल का जो जोड़ है वो कितना है, 4 ज़्यादा है मेल से, सॉरी फीमेल और चिल्ड्रन का जो जोड़ है वो 4 ज़्यादा है मेल से। तो नंबर ऑफ मेल आपको गिवन है कितने, 20। तो फीमेल और चिल्ड्रन, जो नंबर ऑफ फीमेल प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके पास कितने आ जाएंगे, मेल से 4 ज़्यादा तो मेल कितने हैं, 20। तो फीमेल और चिल्ड्रन जो है वो कितने हो जाएंगे, 24। तो आपने देखा कि फीमेल को अगर आप x मानो तो चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, 24 माइनस x हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको बोला है कि एवरेज वेट ऑफ मेल जो है वो कितना है, 54 किलो। तो टोटल वेट ऑफ मेल कितना हो जाएगा, 54 इंटू 20, क्योंकि 20 जो है वो नंबर ऑफ मेल्स है। फिर उसके बाद आपको गिवन है क्या, कि फीमेल का जो एवरेज वेट है वो 49 है। तो टोटल वेट जो फीमेल का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 49 इंटू एक्स। और चिल्ड्रन का जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 24 माइनस एक्स। अब टोटल जो बंदे हैं वो कितने हो गए, 20 तो मेल है और फीमेल और चिल्ड्रन का जोड़ कितना है, 24। एवरेज आपको दिया है कि एवरेज ऑफ द होल ग्रुप, मतलब तीनों ग्रुप का जो एवरेज है वो कितना है, 48.25। ठीक है। आपको बताना नंबर ऑफ फीमेल और नंबर ऑफ चिल्ड्रन का डिफरेंस। चलो सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि 54 दूनी 108, 49x और 74 तिया कितना, सॉरी 24 तिया कितना होता है, 72। तो 720 माइनस 30x और यहाँ पे कितना होगा, 44। तो इधर आप मल्टीप्लाई कर दो ना। ठीक है। तो आपने देखा 48:1/4, तो ऐसे छोड़ो आप, 48.25 को आप 44 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, 2123 आ जाएगा आपके पास। तो आपने देखा कि प्लस का 19x आ गया और 2123 से माइनस कर दो, 1080 और 720 कितना हो जाएगा, 1800। तो इसकी जो वैल्यू है वो 323 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 323/19, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 17। तो 24 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 24 माइनस 17 यानी कि 7। डिफरेंस पूछा आपको इन दोनों का, तो फीमेल आपके पास 17 आ गई, चिल्ड्रन जो है आपके पास 7 आ गए। तो डिफरेंस कितना होगा आपके पास, 10 आ जाएगा। क्वेश्चन ये एलिगेशन से भी सॉल्व हो सकता है, पर एलिगेशन से जो है बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पॉइंट में आ रहा था, इसलिए नहीं आपको कराया। ठीक है। आपको बोला ABC एक ट्राइंगल है जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, मतलब सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बनी हुई है, इतनी सी बात है। आपको बोला एंगल AC भी आपको गिवन है 35 डिग्री। आपको बोला है P एक पॉइंट है सर्कल पे ऑन द साइड AB, मतलब AB जो साइड है ना, इसकी साइड ही एक पॉइंट है P, सर्कल पे है। पर आप ऐसा ना देखना कि P इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AB, तो आप कहीं P पॉइंट यहाँ बना दो। P जो पॉइंट है वो सर्कल पे है और एंगल C से अपोजिट है, अपोजिट टू C, और AB साइड पे बना हुआ, मतलब सर्कल पे बना हुआ, तो यहाँ कहीं बना होगा। ठीक है। आपको बोला है एंगल APB बताओ। ठीक है। आपको बोला एंगल APB बताओ। अब ये कुछ नहीं बोल रहा, ये इतनी बड़ी इक्वेशन देके आपको सिर्फ इतना बोल रहा था क्या, कि APBC जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एक एंगल दे दिया, उसके सामने वाला एंगल बताओ। आपको पता है कि आमने सामने वालों का जोड़ कितना होता है। जब भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन हो तो आपको पता है आमने सामने वाले एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। अगर एंगल APB और एंगल ACB का जोड़ 180 हो जाएगा, तो एंगल ACB अगर 35 हो गया तो एंगल APB हो जाएगा आपका 145। अब ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपने देखा कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपने देखा हाइपोटेन्यूज तो कट ही जाएगा, कॉमन ही आ जाएगा सब में से। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी यहाँ पे कुछ कांस्टेंट ऐड नहीं है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा छोड़ के कुछ कांस्टेंट ऐड नहीं है। आपको पता है साइन थीटा में भी क्या आता है,
डिनोमिनेटर में आ जाता है, कॉस थीटा में भी जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है। यहाँ पे 1+1+2 या -1 -2 जब भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पे न्यूमरेटर में नहीं आ सकता जब तक, तब आप क्या करो, आप सीधा भी लिख सकते हो कि 9 × P + 12 × B 27 × P - 20 × B, सॉरी यहाँ B आएगा कॉस थीटा ना, और यहाँ HP आएगा। ठीक है, तो यहाँ B आएगा, यहाँ P आएगा, और B की जो वैल्यू है, ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा tan थीटा की वैल्यू आपको 4/3 गिवन है, तो आपको पता है tan थीटा होता क्या, बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 4 गिवन है, और बेस की वैल्यू आपको 3 गिवन है। बेस की वैल्यू 3 गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 गिवन है। तो आपने देखा 36 में 36 आप जोड़ोगे तो 72 आ जाएगा, और 27 दिया कितना होता है, 81 में से 80 गया 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 72 आ जाएगा। तो 72/1 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 72/1, यानी कि 72 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ट्रायंगल ABCD और ई पॉइंट है, DE जो है पैरेलल है BC पे, ये क्वेश्चन भी हम बहुत कर चुके हैं। ठीक है, ट्राई करना आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ये चीज़ें ट्राई करते रहोगे ना, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे अगर आप ट्राई करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। डाउट आए मुझसे कभी भी पूछ लेना, तो प्रैक्टिस आप खुद करें इसकी। ठीक है, तो आपको पता है कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, tan 90 - थीटा। तो कॉट 46 जो है वो कितना हो जाएगा, tan 90 - 46, यानी कि हो जाएगा tan 44। ठीक है, तो आपने देखा ये जो है आपका क्या हो जाएगा, tan² 44 डिग्री, और ये जो है आपका हो जाएगा साइन थीटा जो होता है cos 90 - थीटा, तो cos 90 - 62 कितना हो जाएगा, cos 28। तो आपने देखा कि tan² थीटा - sec² थीटा कितना होता है, -1, क्योंकि sec² थीटा - tan² थीटा जो होता है 1 होता है। ठीक है, और sin² थीटा + cos² थीटा कितना होगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 × cos 60 कितना होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना, 1/4। और आपने देखा कि tan 57 जो है वो आपका cot² 33 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो cot 90 - थीटा होता है, और cot थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है। ये तो गया, और नीचे क्या बना आपका sec² 90 - थीटा। तो आपको पता है कि sec 90 - थीटा क्या होता है, cosec थीटा। तो cosec² थीटा - cot² थीटा कितना होता है, 1। तो -3/2 + 1/2, ये मतलब -2/2, जो कि आपका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला थीटा की जो वैल्यू है 30, 45, 60, 3 वैल्यू आप इसमें डाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तो आपने यहाँ पे देखा कि थीटा की वैल्यू जो आपको गिवन है वो 0 से 90 से 0 के बीच में अगर है थीटा, तो 3 ही वैल्यू डल सकती हैं, और थीटा जो है वो 0 और 90 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन गिवन नहीं है। तो आपने देखा कि पहले अगर मैं 30 डिग्री वैल्यू डालूँ, क्योंकि 30 डिग्री अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड डालूँगा तो √3 आएगा। √3 ना 60 डिग्री से आता, ना 45 से आता, क्योंकि 45 से जो है वो आपका आ जाएगा √2, और आपको चाहिए √3 आपको बनाना है। तो आपने देखा 30 डिग्री वैल्यू रखने का फ़ायदा है। cos 30 कितना होता है, √3/2, तो sec कितना हो जाएगा, 2/√3, √3/2। तो आपने देखा कि √3 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया, 2√3 + 2√3 कितना हो गया, 4√3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी हो गई। तो थीटा की जो वैल्यू है वो मतलब 30 डिग्री थी। ठीक है ना, तो आप इसमें पुट कर दो। आपने देखा 1 - sin 30 कितना होता है, 1 + 1/2, cos 30 कितना, √3/2, तो 1/2 + √3/2, तो 1 + √3/2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 में से 1/2 अगर आप घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। आपको बोला सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। आपको बोला इसको मेल्ट किया गया और रिकास्ट किया गया एक स्फीयर में जिसका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर ईच। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर जो है वो n टाइम्स हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर।
ठीक है, और n क्या होगा, नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, आपने देखा मेटेलिक स्फीयर जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसको मतलब एक बड़ा स्फीयर था उसको मेल्ट किया गया और रिकास्ट कर करके छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर के आपने क्या किया, स्फीयर्स बना लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि बिगर स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो n यानी कि नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर जो है इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर आप लिख लेंगे। तो आपने देखा कि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r3। r कितना है, बड़े स्फीयर का जो r है वो कितना है, 10, और 4/3 पाई स्मॉल स्फीयर का जो r है वो कितना है, 2। तो आपने देखा 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000, 1000/8, या फिर ऐसा कह सकते हैं 10 जो है हर बार 2 पे कटता जाता, 5 5 5 5 का क्यूब हो जाता, 5 का क्यूब कितना, 125, और 1000/8 कितना होता है, 125 ही होता है। अभी वाला क्वेश्चन है, आपको बोला सुनील कैन रो अ बोट 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन इतना टाइम। तो आपको पता है 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट को अगर मैं आर में चेंज कर दूँ तो 15/60, अगर मैं मिनट को आर में चेंज कर रहा हूँ तो 15/60 मैंने कर दिया, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, कितना हो गया 1/4, तो 1 से ही 1/4 कितना हो जाएगा, 5/4 आर। ठीक है, तो आपने देखा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 20, टाइम कितना लग रहा है 5/4 घंटे। तो आपने देखा कि जो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम आ गई आपके पास वो कितनी आ गई, 16 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होता है, कि स्पीड ऑफ सुनील इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, तो आपने देखा कि स्पीड ऑफ रिवर की आपको वैल्यू दी है, या फिर स्पीड ऑफ करंट की आपको वैल्यू दी है कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा स्पीड ऑफ सुनील इन स्टिल वाटर जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 16 + 2 18। तो स्पीड ऑफ सुनील इन स्टिल वाटर कितना आ गया आपके पास, 18 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको बताना है कि डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर जाना है तो कितना टाइम लगेगा। डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड ऑफ सुनील इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट। तो आपने देखा कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आपकी 20 किलोमीटर पर आ जाएगी। तो आपको टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बोला कि 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम उसको ट्रेवल करना है। तो स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम की कैलकुलेट कर लिया आपने, 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5, यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1.5 घंटा कितना होता है, 1 घंटा 30 मिनट। आपको बोला बाय व्हाट परसेंटेज इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 2014, 2016 और 2018 लेस देन द रेवेन्यू इन 2017। पहली बात तो रेवेन्यू ही है 2017, तो रेवेन्यू जो है 2017 में कितना 400। और आपको बोला बाय व्हाट परसेंटेज इज द एवरेज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो है वो ये है, ये 2014 में 225, 330 और 180। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको एवरेज बताना है तो 225 + 330 + 180 बाई 3 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एवरेज बताना है। तो 225 बाई 3 कितना 75, 110 60। ठीक है, तो आपने देखा ये कितना हो गया 170, तो ये कितना हो गया 245 हो गया आपके पास, है ना। ये आपके पास कितना आ जाएगा 245 आ जाएगा आपके पास, या फिर आप मतलब ये कंफ्यूज ना होना, एक तो कोई ये मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने 225 + 330 + 180 का एवरेज लिखा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया 225 को 3 से डिवाइड कर दिया, 330 को 3 से डिवाइड कर दिया, 180 को 3 से डिवाइड कर दिया। तो आपने देखा कि 245 जो है 400 पे कितना कम है ये बताना है। तो ये 155 कम है किससे, 400 से पूछा आपसे, रेवेन्यू इन 2017 में पूछा। ठीक है, तो आपने देखा कि 155/4 रह जाएगा आपके पास। तो 155/4 जो है वो कितना होगा 38.75% इज द करेक्ट आंसर। अभी वाला क्वेश्चन आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम, साइंस कौन सा ये वाला ABD। तो आपने देखा 60, 78 और 40, 60 और 40 कितना 100, 100 + 78 कितना होगा 178। इसका आपको रेशियो बताना है किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ वोकेशनल स्ट्रीम इन BD और E, B
डी और ई। 40 और 40 80 और 50 कितना 130 आ गया आपके पास। तो आपने इसको क्या किया, 2 पे काटा तो 65 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 89 आ जाएगा। तो 89:65 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए इन 2016 एंड 2018। ठीक है, तो आपने देखा कि टोटल कितना हो गया ये 575। इसका आपको रेशो पूछा किस पे, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी इन 2015 एंड 2017। तो 250 और 275 जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा ना। तो आपने देखा ये 25 पे अगर मैं देखूं तो 25 जो है इसको 21 पे काट देगा और इसको 23 पे काट देगा। तो 23:21 इज द करेक्ट आंसर, मतलब सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आपको बोला है इफ द डोनेशन कलेक्टेड फ्रॉम मिडल कौन सा है, ये वाला, मतलब 30%। ठीक है, तो मिडिल क्लास से जो डोनेशन कलेक्ट हुआ वो कितना हुआ 6750। आपको बताना है हाउ मच मोर मनी वॉज कलेक्टेड बाई मिडिल क्लास एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कौन सा, ये वाला। तो आपको बताना है कि कितनी मनी जो है वो ज़्यादा कलेक्ट की मिडिल क्लास ने किससे, सेकेंडरी क्लास से। तो आपने देखा कि कितनी ज़्यादा कलेक्ट की, 3% ज़्यादा कलेक्ट की, मतलब 30% जो कि मिडिल क्लास ने कलेक्ट किया। और सेकेंडरी क्लास का मैं अगर माइनस करूँ इसमें से तो आपने देखा कि 3% ज़्यादा कलेक्ट किया मिडिल क्लास ने किससे, सेकेंडरी क्लास से। 30% की वैल्यू अगर 6750 है तो 3% की कितनी हो जाएगी, आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया 10 से डिवाइड कर दिया। तो 30 को डिवाइड किया 10 से, 3 आ गया 3%। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 675 रुपीज़, मतलब 30% की वैल्यू देखिए, आपसे 3% की वैल्यू पूछ रहा था, एक जीरो हटाएंगे पीछे से। ठीक है, तो 675 रुपीज़ इज़ द करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यू, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।